नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसएसटी सब्जेक्ट की इस सीरीज में आज हम तीसरा पेपर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2022 के दो पेपर किए थे। आज 2022 का 24 जुलाई 2022 को जो इवनिंग की शिफ्ट में हुआ था उस पेपर को करने वाले हैं। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध उपलब्ध भगवान महावीर एवं इसके उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई। वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। वल्लभी। ए नंबर ऑप्शन। वर्तमान गुजरात में स्थित प्राचीन शहर वल्लभी जैनों का एक उल्लेखनीय केंद्र था। यहाँ भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाओं एवं जैनों की वल्लभी परिषद ने धार्मिक जैन आगम की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। महावीर स्वामी से संबंधित मुख्य बिंदु। जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 544 से 468 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलग्राम वैशाली में हुआ। 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के तट पर जम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में अपने 11 शिष्यों को दिया तथा पावा में एक जैन संघ की स्थापना की। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के बिहार शरीफ के पास पावापुरी में उनका निधन हो गया। दूसरा प्रश्न है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। संघ में रहने के लिए स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। यह हमें कौन से पिटक से इसकी जानकारी मिलती है। विनय पिटक से। सी नंबर ऑप्शन। विनय पिटक जिसका शाब्दिक अर्थ अनुशासन की टोकरी, जिसमें बौद्ध संघ के सभी नियमों का उल्लेख है। इससे यह पता चलता है कि बौद्ध संघ में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। इसके अलावा भिक्षुओं और तपस्वियों के लिए बुद्ध के अनुशासन के नियमों का उल्लेख है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक है। अन्य दो पिटक सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह, वहीं अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का एक विस्तृत शैक्षणिक विश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदियों ने मगध में यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात को, जल वितरण को और जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो गंगा और सोन नदी। गंगा और सोन नदियां मगध में होकर बहती थी, जो मगध को उसके यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी भौगोलिक विशेषताओं के कारण भारत के 16 महाजनपदों में से सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मगध का प्रथम शासक वंश हर्यक वंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसने अपनी राजधानी राजगिरा या गिरिवज्र बनाई। बिंबिसार को मगध साम्राज्य की सत्ता का शक्तिशाली तथा वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके पश्चात अजातशत्रु के समय राजगिरा की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में मिले हैं। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ए नंबर ऑप्शन। अशोक के अधिकांश अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और अरेमाइक। इसमें अधिकतर शिलालेख प्राकृत भाषा में है। प्राकृत शिलालेख मुख्य रूप से संगोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं, अतः ये विकल्प सही होगा। अशोक के शिलालेख संबंधी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैंतलर ने किया था। इन शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति 1837 में जेम्स प्रिंसेप है।
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित तक्षशिला एवं लंगमान अभिलेख अरेमाइक लिपि में तथा शाहबाज गढ़ी एवं मानसेरा के अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में तथा सरेकुना अभिलेख जो अरेमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। वह था अग्रहार। अग्रहार प्राचीन भारत में इस्तेमाल होने वाला संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पट्टे के अधिकार से मुक्त जमीन, जिसका उपयोग राजाओं या धनी संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि के लिए किया जाता था। गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों को भूमि दान की यह प्रथा आम थी। इसके अलावा ब्रह्मदेव भी ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि उपहार था, जिसमें ब्राह्मणों को एकल भूखंड या पूरे गांव के रूप में कर मुक्त जमीन दिया जाता था। नाना घाट अभिलेख के अनुसार ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी। प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने कौन सी भाषा में की थी। संस्कृत में। डी नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के सम्राट, जिन्हें अपने अपने विजयों के लिए जाना जाता है। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इनके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उल्लेखित प्रयाग प्रस्तुति की रचना की, जिसकी भाषा संस्कृत थी। इसके अलावा पाणिनि एक संस्कृत व्याकरणविद थे, जिन्होंने ध्वन्यात्मक आकृति विज्ञान का एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि है, उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई। शुंग वंश की स्थापना कौन से मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। तो शुंग वंश की स्थापना की गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त के सेनानायक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश मगध का पांचवा शासक राजवंश था, जिसने लगभग 187 ईस्वी से 75 ईसा 187 से 75 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश भाग पर शासन किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। देवभूति अंतिम ज्ञात शुंग शासक था, जिसकी हत्या वासुदेव कणु ने की और कणु वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। बुद्ध चरित की रचना करने वाला कनिष्क का राजकवि कौन था। तो यह था अश्वघोष। कनिष्क के दरबार में रहने वाले अश्वघोष एक दार्शनिक और कवि थे, जिन्हें कालिदास ने पहले भारत का सबसे महान और संस्कृत नाटक का जनक के रूप में जाना जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी तथा इसके अलावा कुछ अन्य रचनाएं जिनमें सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्रोत गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम भी है। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में 72 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के संरक्षण में उसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष जो अश्वघोष थे। बौद्ध एकमात्र बौद्ध संघ थी जिसके उपाध्यक्ष भी थे। इससे पहले जो 3 बौद्ध संहिता हुई उनमें सिर्फ अध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संघ थी जिसके अंदर उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक परमंडल कौन सा था। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक परमंडल कौन सा था। परगना। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य 15 सूबा या प्रांतों में विभाजित था, जो बाद में औरंगजेब के शासनकाल में इसकी संख्या 20 हो गई। मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः सरकार, परगना और ग्राम। इसमें मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ जिला से, परगना शब्द का अर्थ गांव के समूह से और ग्राम शब्द का अर्थ जो गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है।
अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन, जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, यह नल्या नल्यार दिव्य प्रबंधम। डी नंबर ऑप्शन। अलवार और नयनार ने दावा किया कि उनकी रचनाएं वेदों की तरह महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन नल्यारी द्वितीय प्रबंधम, जिन्हें तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, का संकलन अक्सर तमिल वेद के रूप में अवर्णित किया गया है। अलवार और नैनार संबंधित मुख्य बिंदु। शुरुआती भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी का नेतृत्व अलवार, जो विष्णु के उपासक थे, और नैनार, जो शिव के उपासक थे, ने किया। वे अपने देवताओं की प्रशंसा तमिल में भजन गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा इनके तमिल भक्ति भजनों में मुख्य रूप से नयनारों की रचनाओं में बौद्ध और जैन धर्म के कवियों का विरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? मुगल वंश के जहांगीर की जो माता थी, कौन से राजपूत वंश से संबंधित थी? कछवा राजवंश। जहांगीर की माता मनमती, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता था, यह कछवा राजवंश की एक राजपूत राजकुमारी और आमेर के शासक भारमल की बेटी थी। 1562 में उनका विवाह अकबर से हुआ। जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। जहांगीर का विवाह मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था? तो यह कहा था अवध के बारे में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को 1851 में अपनी हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत सिद्धांत के संदर्भ में कथन कहा था कि ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, जो 5 सालों बाद 1856 में अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय राज्यों का क्रम पहला राज्य सतारा था, जिसे 1848 में विलय किया गया। इसके बाद जेतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और अवध क्रमशः है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था? 16 अगस्त 1946। अंग्रेजों के उपमहाद्वीप से चले जाने के बाद मुस्लिम लीग काउंसिल को 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया। इसका उद्देश्य मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले एक देश का दावा करना था। इस दिन को कलकत्ता दंगों के रूप में भी जाना जाता है। इस कार्यवाही दिवस की शुरुआत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष की? भारत में वयस्क मताधिकार की आयु, मतदान करने वाले की आयु 21 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो यह की गई थी 1988 के अंदर 61वें संविधान संशोधन के तहत। बी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है। यह प्रावधान प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर कौन सी विशेषता है जो नहीं है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य के दे रखा है, राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा की समानता है, संघीय शासन की विशेषता जो भारतीय प्रस्तावना संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। बी नंबर ऑप्शन। संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में निर्धारित किया गया। प्रस्तावना मूल रूप से दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है।
इसका उद्देश्य भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करना, संपूर्ण भारत के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत तीन शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच सी मुखर्जी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा सबसे उम्रदराज सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया। इसके अलावा बी एन राव, वेनेगल राव को संविधान सभा का सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान सभा के सचिव एच पी आर अयंगर थे, जबकि फ्रैंक फेतोनी संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संपत्ति का अधिकार है जो वर्तमान में भारत के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो वर्णित है यह 300 ए या 300 कै। यह पहले मौलिक अधिकार था, इसे यहाँ से हटाकर अब 300 ए या 300 कै के अंदर ऐड कर दिया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के तहत वर्णित है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार 19 अनुच्छेद 19 एक एफ और 31 के तहत मौलिक अधिकार था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल किया गया। इसका प्रावधान आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो यह जो संविधान संशोधन किया गया, यह किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में एक नई अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भी प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए या के 51 ए के में भी प्रावधान है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? संसद के मनोनीत सदस्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुना अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के मामले में केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 143 में। भारतीय संविधान के भाग 5 संघ सरकार के कार्य से जुड़े प्रावधान है। इसके तहत संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण की स्थापना की गई है। प्रश्नानुसार भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विस्तृत विवरण देता है। इसके तहत भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित है।
भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? भाग 9 कै में। भारतीय संविधान का भाग 9 ए में नगर पालिका शहरी शासन वर्णित से संबंधित है। भारतीय संविधान में इस भाग को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तथा 1 जून 1993 को लागू किया गया। नगर पालिका को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। वायसराय लॉर्ड रिपन 1882 को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? 2। ए नंबर ऑप्शन। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में की गई। यह आयोग बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। इसके तहत इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में कम से कम 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद। ए नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो सलाह के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। इसके परिणाम स्वरूप भारत का वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद को सौंपी जाती है, जिसका वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है? आंतरिक ग्रह शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। पृथ्वी, बुध और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। इसके अलावा शनि और बृहस्पति ये जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह की श्रेणी में है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रहों की खोज की गई है। पहले 4 ग्रह जिन्हें आंतरिक ग्रहों का समूह कहा जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सौर मंडल के पहले 4 ग्रह को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी की तरह चट्टान और धातु से बने हैं और अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाले होते हैं। शेष 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाह्य ग्रह या जोवियन या गैस विशालकाय ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। तो अक्षांश व देशांतर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 66 डिग्री पूर्वी, 23 डिग्री उत्तरी से 66 डिग्री पूर्वी सही है, क्योंकि यह दोनों अक्षांश और देशांतर की मान्य सीमाओं के अंदर है। अक्षांश अधिकतम 90 उत्तर या दक्षिण हो सकता है और देशांतर अधिकतम 66 पूर्व या पश्चिम हो सकता है। विषुवत संबंधित है 21 मार्च से। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इसे एक इक्वेटर भी कहा जाता है। विषुव यह वह दिन है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। ऐसा वर्ष में 2 बार लगभग 25 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। विषुव रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र कांगो नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? कौन सी पर्वतमाला जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है? अरावली पर्वतमाला। अरावली रेंज पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में एक
पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई दक्षिणी पश्चिमी दिशा में लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली श्रृंखला दिल्ली से शुरू होती है, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है और गुजरात में समाप्त होती है। मालवा पठार अरावली पहाड़ियों और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। मालवा पठार अरावली पहाड़ियां पठार के पश्चिम में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला इसके दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो अंतर्जनित बलों से संबंधित है, तो वह ज्वालामुखी, भूसंकलन और भूकंप। ज्वालामुखी, भूसंकलन और भूकंप है जो अंतर्जनित बलों के कारण यानी कि आंतरिक बलों के कारण होता है। बी नंबर ऑप्शन। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। इसके अलावा हिमनद, समुद्री तरंग नदी, हवा इत्यादि है। इसके अलावा अंतर्जनित बल के उदाहरण ज्वालामुखी, भूसंकलन, भूकंप, पर्वत निर्माण, महाद्वीप निर्माण इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे? IEM व्हीलर। सी नंबर ऑप्शन। IEM व्हीलर, जिन्हें सर रॉबर्ट एरिफ मोर्टिमर व्हीलर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक प्रमुख ब्रिटिश पुरातत्वविद और सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने 1944 से 1948 तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। RC बनर्जी, राखालदास बनर्जी 1992 में मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण शहर की खुदाई की थी, जबकि सर जॉन मॉर्शल एक अंग्रेज पुरातत्वविद है और 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक बहमना एवं एक क्षत्रिय के दंभ का हनन करने वाला बताया? कौन से सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण यानी कि एक बहमना और क्षत्रिय के दंभ का हनन करने वाला बताया? तो यह बताया था गौतमी श्री सातकर्णी, लेकिन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। तो वैसे इसका आंसर डी नंबर होगा। सातवाहन राजवंश एक प्रमुख भारतीय राजवंश था जिसने दक्कन क्षेत्र पर शासन किया, जो अपने व्यापार, संस्कृति और कला के लिए जाने जाते हैं। सातवाहन वंश के शासकों का कालक्रम है सिमुक, जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातकर्णी, इसके पश्चात गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलवामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी क्रमशः मुख्य सातवाहन शासक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, एक बहमना एवं एक एवं क्षत्रिय के दर्प का हनन करने वाला बताया था। आयोग ने इस प्रश्न के लिए सामान्य अंक दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रभावित होती है? अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा कौन से अक्षांश पर प्रभावित होती है? 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अगस्त के महीने में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रवाहित होती है। यह एक उच्च ऊंचाई वाली हवा का पैटर्न है। गर्मियों के महीने में भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जेट स्ट्रीम सौभ मंडल के ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली लहरदार पवनों का समूह है। जेट स्ट्रीम दो प्रकार का होता है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम और पूर्वी जेट स्ट्रीम। पश्चिमी जेट स्ट्रीम 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती है। भारत में यह जेट धारा गर्मियों को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या है? राजस्थान को वैसे तो मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिम का रेगिस्तानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व का मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। लेकिन इसमें जो भौतिक प्रदेश के जो उपभाग थे
उनको उनके नाम दे रखे हैं। तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर इसे का कर्म बताना है। तो इसमें पहले ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पर है विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी उत्तर में नहीं दक्षिण में है। तो विंध्यन श्रेणी से उत्तर में शेखावटी का आ जाएगा, लूणी का आ जाएगा। तो ए नंबर गलत है। दूसरा, सबसे उत्तर में लूणी, लूणी के पश्चात विंध्यन, शेखावटी, शेखावटी लूणी और विंध्यन विंध्यन से उत्तर में है। तो बी नंबर भी गलत होगा। तीसरा, शेखावटी, शेखावटी के पश्चात विंध्यन, विंध्यन के पश्चात लूणी। तो लूणी है जो उत्तर में, विंध्यन लूणी के दक्षिण में है। तो सी नंबर भी इसमें गलत होगा। और चौथा है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान सबसे उत्तर में, ये सही है। दूसरे नंबर पर बोहराट का पठार, तो बोहराट का पठार है जो दक्षिण में, शेखावटी का शेखावटी प्रदेश है ये उत्तर में। डी नंबर ऑप्शन बी इसका गलत होगा। तो इसमें चारों ही है जो सुमेलित नहीं है, इसलिए इसको जो डिलीट किया गया था इस प्रश्न को। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान को अरावली पर्वतमाला दो मुख्य भागों में बांट दिया है, जिसके आधार पर राजस्थान को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान व दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बांट दिया है। राजस्थान के भौतिक प्रांतों या प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम इस प्रकार है। सबसे उत्तर में पश्चिमी रेतीला या रेगिस्तानी मैदान, उसके पश्चात अरावली श्रेणी और पहाड़ी क्षेत्र, फिर पूर्व का मैदान, और सबसे दक्षिण में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार या जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? जोजड़ी, बांडी और जवाई नदी। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का अपवाह तंत्र एक अलग विभाजन के साथ अलग होती है, जो लगभग सह्याद्री, अमरकटक और अरावली और सतलुज विभाजन के साथ अलग होती है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है जोजड़ी, बांडी और जवाई। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर जाती है। इसके अलावा अन्य नदियों में सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, पूर्णा और साबरमती नदी शामिल है। भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना। एक तरफ अभ्यारण्य के नाम दे रखे हैं और सामने उनके अभ्यारण्य में जो जीव है उन जीवों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो प्रमुख जो वन्य जीव है वो है कोंडावन। तेंदुआ, तेंदुआ जो है यह टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य के अंदर है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर जो होगा वो होगा कोंडावन, सी नंबर ऑप्शन। दूसरा, टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली के अंदर है जो तेंदुआ है, एक नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर है जो उड़न गिलहरी यहाँ की प्रसिद्ध है। और माउंट आबू में रीछ, माउंट आबू के अंदर है जो रीछ, सी, ए, डी और बी, ए नंबर ऑप्शन। अभ्यारण्य के नाम, राजस्थान राष्ट्रीय मरु उद्यान गोंडावन, टोडावली रावली में तेंदुआ, प्रतापगढ़ के अंदर है सीता माता अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी, और माउंट आबू में रीछ प्रसिद्ध है। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य किसी विशेष तरह के पशुओं और पक्षियों की रक्षा करना होता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य पूरे पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने में है। भारत का पहला अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित सिद्धार्थ गुफा है, जबकि पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के नैनीताल और गढ़वाल जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी सुमेलित करना है। एक तरफ अभ्यारण्य के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका उपभोग, उनका यूज किसके लिए लिया जाता है, वहां पर कौन से सामान मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सीसा और जस्ता। सॉरी, यहाँ पर अभ्यारण्य अभ्यारण्य गलत टाइप हो रखा है। यहाँ पर आएगा कौन से खनिज, खनिज और उनका उपभोग। तो कौन से खनिज है यहाँ पर है खनिज और सामने उनका उपभोग। खनिजों का उपभोग कहाँ पर किया जाता है? सबसे पहले नंबर पर है सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है बैटरी अम्ल निर्माण में। दूसरे नंबर पर है तांबा। तांबे का जो उपयोग किया जाता है यह
विद्युत तार निर्माण में किया जाता है। तीसरे नंबर पर है जिप्सम। जिप्सम का जो उपयोग किया जाता है यह उर्वरक बनाने में किया जाता है। और चौथे नंबर पर है वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का जो उपयोग है यह सिरेमिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो सीसा, जस्ता, बैटरी अम्ल, तांबे का उपयोग विद्युत तार में, जिप्सम का उर्वरक बनाने में और वोलेस्टोनाइट का सिरेमिक निर्माण उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। डी, ए, बी और सी। डी नंबर ऑप्शन, डी, ए, बी और सी दिए गए खनिज और उनके उपभोग। सर्वाधिक उत्पादक राज्य खनिज। राजस्थान में सीसा और जस्ता। उपभोग बैटरी अम्ल बनाने में मध्य प्रदेश में तांबा सर्वाधिक है। विद्युत तार में निर्माण में जिप्सम सर्वाधिक राजस्थान में। उर्वरक निर्माण में जिसका उपयोग और वोलेस्टोनाइट भी सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। इसका उपयोग सिरेमिक निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। ए नंबर ऑप्शन। उत्तर पश्चिमी रेलवे, एनडब्ल्यूआर, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, भारत के 19 रेलवे क्षेत्रों में से एक है। इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा अन्य रेलवे और उनके मुख्यालय: पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में, उत्तर पूर्वी रेलवे का उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में, उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में, उत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी में और मध्य रेलवे का मुंबई में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे, जिनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को चित्तौड़ में हुई थी। उनके सरदारों ने ही उन्हें जहर दिया था। राणा सांगा के बाद उनके बेटे रतन सिंह द्वितीय ने मेवाड़ का शासन संभाला। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म 1451 में राजस्थान के नागौर जिले के पिप्पासर गांव में हुआ था। यह जाति से पंवार राजपूत थे। जाम्बोजी चिंतनशील एवं मननशील थे। उन्होंने उस युग की सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें उनके अनुयायियों के लिए 29 नियमों का पालन करना आवश्यक है। जाम्बोजी की शिक्षा पर अन्य धर्मों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? बिचौलिया किसान आंदोलन के व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ए नंबर ऑप्शन। बिजोलिया आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 में शुरू किया गया था। यह आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन को जो व्यापक रूप से प्रचार करने वाला समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1956 तक 7 चरणों में पूरी हुई थी। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 साल 7 महीने 14 दिन का समय लगा था और 30 मार्च 1949 को राजस्थान प्रदेश बना था और इसी दिन से राजस्थान दिवस अब मनाया जाता है। प्रश्नानुसार राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। इस दिन 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मिलकर इस संघ की घोषणा की थी। इसके अलावा एकीकरण के चौथे चरण में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर जैसी प्रमुख रियासतों ने एकजुट होकर भारत का हिस्सा बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाऊ किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाऊ किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? यह हुई थी वर्धा के अंदर। वर्धा अब महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। इस संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर ने के योगदान से की गई। इस संघ की स्थापना जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए की गई थी। इस संघ का मुख्य कार्य आम आदमी की समस्याओं को सुनना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और खादी वस्तुओं को बढ़ावा देना था। इस संघ ने नवीन राजस्थान अखबार शुरू किया था। 1928 में रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक के बीच विवाद के कारण यह संघ समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण कौन से शासक के काल में हुआ था? तो यह हुआ था महाराणा लाखा के काल में। बी नंबर ऑप्शन। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में हुआ था। इस झील का निर्माण 1362 ईस्वी के अंत में पीहू सीडिया बंजारों द्वारा करवाया गया था। यह झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव में स्थित है। इसके अलावा महाराणा उदय सिंह ने झील की भव्यता से प्रभावित होकर उदयपुर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका ग्रंथ जो स्वाई जयसिंह के द्वारा लिखा गया था, यह किस विषय से संबंधित है? जयसिंह के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ कौन से विषय से संबंधित है? तो यह जो ग्रंथ है यह ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। ज्योतिष, ए नंबर ऑप्शन। स्वाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। स्वाई जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा था। स्वाई जयसिंह ने नक्षत्र और ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनाई जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। इन वेधशालाओं में जयपुर जंतर मंतर वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसमें जुलाई 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन चित्रांकन है जो कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रकला शैली। पिछवाई चित्रांकन या पेंटिंग नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। अतरंग पिछवाई पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक पारंपरिक शैली है जिसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में राजस्थान राज्य में हुई थी। इन पेंटिंग्स की विशेषता है कि इनके जटिल विवरण, चमकीले रंग और भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का चित्रण से संबंधित है। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? रांगड़ी और निमाड़ी है जो कौन सी राजस्थानी बोली की उपबोली है? तो यह मालवी की उपबोलियां। ए नंबर ऑप्शन। निमाड़ी और रांगड़ी मालवी बोली की उपबोली है। मालवा के राजपूतों में मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी रांगड़ी बोली भी प्रचलित है। इसके अलावा निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी और उसकी उपबोलियां, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में मेवात और अहिरवती और मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी और उसकी उपबोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? कौन है जो वागड़ के मीरा के नाम से जानी जाती है? गौरीबाई। बी नंबर ऑप्शन। 16वीं शताब्दी में भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई के बाद 18वीं शताब्दी में वागड़ में जन्मी गौरीबाई को भी मीरा का ही अवतार माना जाता है। इन्हें वागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? सबसे पहला बौद्धिक एवं मानसिक विकास, अवकाश के समय सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक। तो ये तीनों ये जो सामाजिक विज्ञान के लक्ष्य है, शिक्षण, शिष्टाचार, ये नहीं है। डी नंबर ऑप्शन।
शिक्षण शिष्टाचार सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान का ज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों के उनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें ज्ञान की एक शाखा क्षेत्र शामिल है जो मूल रूप से मानव समाज या मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों में शामिल है बौद्धिक और मानसिक विज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल को विकसित करना, खाली समय का सदुपयोग, सार्थक अवकाश गतिविधियों के लिए किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक, यह सामाजिक मुद्दों से संबंधित सकारात्मक सामाजिक लाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व क्या है? तो इसका महत्व है समय और परिश्रम की बचत और इसके अलावा विषय वस्तु की स्पष्टता। तो ए और बी दोनों है जो इसके राइट होंगे। समय और परिश्रम की बचत। शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, मानचित्र, मॉडल आदि शिक्षक और छात्र दोनों का समय और प्रयास बचाते हैं। शिक्षकों को सब कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं होती। विषय वस्तु की स्पष्टता। शिक्षण अधिगम सामग्री विषय वस्तु को स्पष्ट करती है। मानचित्र और आरेख जैसे दृश्य सहायक छात्रों को स्थानिक संबंधों और ऐतिहासिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। अतः विकल्प डी के ए और बी दोनों सही है क्योंकि दोनों विकल्प सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम सामग्री के महत्व को वेद कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा किसकी कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन के उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों और मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। तो यह परिभाषा दी थी कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अंदर यह परिभाषा दी गई है। ए नंबर ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों को संदर्भ में समझने में सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान की परिभाषा को कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया ने दिया है। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? सूचना तकनीकी का जो है सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग कौन से देश में किया गया था? तो सबसे पहले जो इसका उपयोग किया गया था यह यूएसए में किया गया था और अब ब्रिटेन में किया गया था। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में किया गया। यह 20वीं सदी के मध्य शुरू हुआ और धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो यह वैधता होनी चाहिए, अविश्वसनीयता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मूल्यांकन के अंदर वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। व्यक्तिपरकता नहीं बल्कि व्यक्तिपरकता से मुक्त होना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए व्यक्तिपरकता एक सही मापदंड नहीं है। व्यक्तिपरकता का अर्थ है व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह जो मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जबकि एक अच्छा मूल्यांकन व्यक्तिगत पसंद या पूर्वाग्रह से मुक्त, निष्पक्ष, सुसंगत और वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता से परिपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य सोशल वैल्यू, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य और इसके अलावा जो कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, ये तीनों ही है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्यों में शामिल है सामाजिक मूल्य, सामाजिक समस्या और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है। जनतांत्रिक मूल्य, सामाजिक विज्ञान हमें लोकतंत्र के सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थाओं को समझने में मदद करता है तथा इसके अलावा यह हमें अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाता है। कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, सामाजिक विज्ञान में विषयों को सीखने के दौरान मजा लेने और रचनात्मक विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकलनात्मक मूल्य
संकल्पनात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है। किसके लिए अनुपयुक्त है? तो श्रेणी या ग्रेड निश्चित करने के लिए तो ये उपयुक्त है। विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप में तैयार करने के लिए भी उपयुक्त है। सत्रांत मूल्यांकन के लिए भी उपयुक्त है, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने में यह अनुपयुक्त है। डी नंबर ऑप्शन। संकलनात्मक मूल्यांकन किसी अविशिष्ट अधिगम अवधि जैसे इकाई, सेमेस्टर या वर्ष के अंत में छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रगति के निरंतर निगरानी के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विषय जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? तो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है। लेकिन मनोविज्ञान उच्च प्राथमिक नहीं बल्कि उच्च माध्यमिक या कॉलेज स्तर पर शामिल किया जाता है। तो मनोविज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल नहीं है। डी नंबर ऑप्शन। मनोविज्ञान एक जटिल विषय है जिसके लिए मानव व्यवहार और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर उच्च माध्यमिक या कॉलेज स्तर पर शुरू किया जाता है। अतः मनोविज्ञान ही एकमात्र विषय है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। अन्य विकल्प इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है स्थापित करना। सी नंबर ऑप्शन। अनुप्रयोग उद्देश्य शिक्षण में सीखे गए ज्ञान और कौशल को नई स्थितियों में उपयोग कर केंद्रित होता है। यह छात्रों द्वारा समस्याओं को हल करना, निर्णय लेने या कुछ नया बनाने के लिए सीखी गई चीजों को लागू करने से होती है। विकल्प अनुसार स्थापित करना एक संश्लेषण स्तरीय उद्देश्य से संबंधित है जहां छात्र कुछ नया बनने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना तकनीकी के मुख्य घटक कौन से हैं? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और यूजर उपयोगकर्ता। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर ये तीनों है जो सूचना तकनीकी के मुख्य घटक है। उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन। सूचना तकनीकी एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें कई घटक शामिल होते हैं। ये घटक एक साथ मिलकर सूचना संसाधन, प्रसारण और उपयोग को संभव बनाते हैं। इसके मुख्य घटक में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्थायी पौने 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? कौन से स्थानीय पौने जो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो वह पछुआ पौने। सी नंबर ऑप्शन। पछुआ पौने पृथ्वी की सतह पर बहने वाली प्रमुख स्थायी पौनों में से एक है। ये पौने दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में पाई जाती है तथा पछुआ पौने पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये पौने उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उच्च दाब तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निम्न दाब के मध्य प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्ली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? विल्ली विलीज चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? प्रशांत महासागर में। बी नंबर ऑप्शन। विल्ली विलीज चक्रवात छोटे तीव्र चक्रवात होते हैं जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होता है। इनका नाम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी लोगों न्यूगार की भाषा से लिया गया है जो उन्हें हवा के दौड़ के रूप में वर्णित करते हैं। ये चक्रवात अप्रत्याशित होते हैं और तेज हवाओं और कभी-कभी बिजली और ओलावृष्टि के साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं जो दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा में स्थित है? तो ये जो धारा है वो है ब्राजीलियन धारा और बेंगुएला धारा। तो ब्राजीलियन धारा और बेंगुएला धारा ये दोनों धाराएं जो इसमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। एक और दो। बी नंबर ऑप्शन। ब्राजीलियन धारा एक गर्म धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। वेगुएला धारा एक ठंडी धारा है
जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। यह दोनों धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ओरेशिया ओयासिया धारा एक ठंडी धारा है जो उत्तरी प्रशांत चक्रवात का हिस्सा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है जो उत्तरी अटलांटिक चक्रवात का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमालय तथा शिवालिक के मध्य है। बी नंबर ऑप्शन। हिमालय पर्वत श्रृंखला तीन समानांतर श्रेणियों में विभाजित है। हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमालय का मुख्य भाग बनाती है। दूसरी हिमाचल या लेजर हिमालय, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित। और तीसरा शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। प्रश्नानुसार देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून घाटियां हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। तो इसी के साथ ही आज का यह पेपर समाप्त होता है। आज हमने 2022 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 24 जुलाई 2022 को इवनिंग के शिफ्ट में, और इसके साथ ही 2022 के हमने तीनों रीट के एसएसटी के पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 2021 का 2021 का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को, जो उसके बाद में कैंसिल कर दिया था। हम इस 2021 वाले पेपर को हम कल की क्लास में सोल्व करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम।